राजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक और बहुत ही ज्वलंत प्रश्न पर बातचीत करेंगे, पर चर्चा करेंगे, और वो प्रश्न है, वह समस्या कितनी सुरक्षित है महिलाएं बंगाल में। ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा कांड पिछले 9 अगस्त को हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर को की हत्या की गई, उसका कथित रेप हुआ, हत्या की गई, और मामला इतना तूल पकड़ गया कि आज पूरे बंगाल में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसको लेकर एजिटेशन हो रहा है। आरजी कार हॉस्पिटल में हुए इस कांड के बाद में एक बातें हर जगह हर अड्डे पर हो रही हैं कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं बंगाल में। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि कभी बंगाल सबसे सुरक्षित माना जाता था। बंगाल के बारे में कहते हैं कि महिलाएं रात को 12 बजे भी आ जा सकती हैं, कोई उनकी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं पैदा होती थी, सुरक्षित थी वो। लेकिन इस तरह से कई कांड जो हुए, संदेश खाली में कांड हुए, अभी जैसे आरजीकर का जो बहुत बड़ा कांड है, तो एक प्रश्न लग गया है कि क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। इसमें कई तरह के ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये भी, क्या किसी एक कांड से, एक बहुत बड़ा कांड, बहुत नृशंस कांड जिसका अभी सीबीआई उसको देख रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और कई संस्थाएं एजिटेशन कर रही हैं, तो क्या एक कांड से हम पूरा इसको बैरोमीटर मान लेंगे, उसका मापदंड मान लेंगे? क्योंकि एक इतना बड़ा शहर है कलकत्ता, और बाकी भी शहर, दिल्ली में भी निर्भया कांड हुआ था कई वर्ष पहले, तो ये कांड होते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक है, ये कांड नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत जैसे शिक्षा हमारी प्रणाली बढ़ रही है, शिक्षित हो रहे हैं, सब भी हो रहे हैं हम, एक भारत की तरफ पूरा दुनिया देखती है। भारत विश्व गुरु कहलाया है। यहाँ की महिलाएं हमेशा बहुत बड़ा उसने लीडिंग रोल लिया है। यहाँ की महिलाएं प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, यहाँ की महिलाएं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अभी भी बिल पास हो चुका है, 1/3 महिलाएं लोकसभा में जाएंगी, इसका बिल पास हो चुका है। एक तरफ तो वो तस्वीर है, एक तरफ तस्वीर है कि एक डॉक्टर कोई मामूली लड़की नहीं, कोई गांव की लड़की नहीं, कोई अनपढ़ लड़की नहीं, कोई बेजुबान लड़की नहीं, एक डॉक्टर की हत्या हो गई, उसके साथ रेप हुआ। उसके बारे में कई बातें हैं कि वो मास रेप हुआ, किस तरह से उसको नृशंस हत्या हुई ताकि वो कोई उसका विटनेस नहीं रहे। तो ये जो सवाल खड़ा हुआ है कि बंगाल में महिलाओं की क्या स्थिति है, एक बहुत हम सब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस एक बात है कि दुनिया में एक कहा जाता है कि जिस समाज की महिलाएं वो एक बैरोमीटर होती हैं, सुरक्षित और शिक्षित महिलाएं जो होती है वो सभ्यता की बैरोमीटर होती है। उससे मापदंड दिया जाता है, किसी भी परिवार का, समाज का, देश का बैरोमीटर होती है महिलाएं, कि वो किस स्थिति में है। उससे नापा जाता है कि ये देश जो है, ये समाज कितना सभ्य है। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए हमने आज 4 महिलाओं को, प्रबुद्ध महिलाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। वो चारों 4 क्षेत्र से हैं और चारों हर क्षेत्र में वो के प्रतिनिधि हैं। हम आपसे पहले उनका परिचय करा दें, रूबरू कराएं उनसे। एकदम दाएं बैठे नुसरत जहान, प्रोफेसर है सुरेंद्रनाथ कॉलेज में, और कलकत्ता दूरदर्शन का जो उर्दू प्रोग्राम होता है उसमें समाचार वाचिका है वो। उनके पास बैठी हैं मैडम पारुल गुलाटी, ये फैशन इंडस्ट्री से हैं, मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2018 में हुई थी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और कुछ बहुत काफ़ी अवार्ड ले चुकी है, काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी है। उनके पास बैठी है पूर्णिमा कोठारी, नाट्य शिल्पी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और उनके पास बैठी हैं मनीषा गुप्ता, जो महिला प्रगति संस्थान की अध्यक्षा है और कई सामाजिक कार्यों से जुटी हुई हैं। जो महिलाएं मुसीबत में होती हैं, दिक्कत में होती है, जिनके साथ अपराध होता है, उनको जाकर अटेंड करती हैं, उनके थाने में जाके बात करती हैं, उनसे कई काम किया है उन्होंने। तो आइए हम अपने बातचीत की शुरुआत नुसरत जहाँ से करते हैं, इसलिए कि 2 कारण से। एक तो वो मीडिया से हैं, दूरदर्शन से, प्रोफेसर भी हैं, और माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए हम चाहते हैं नुसरत जहाँ जी बताएं। नुसरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजी कार में कांड हुआ, वो सब जानते हैं, उसके बारे में काफ़ी रोज एजिटेशन हो रहा है, रोज अब जाके कहाँ रुकेगा मालूम नहीं। नहीं, ये बंगाल के बारे में आ गया है कि भाई ये बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये बड़ा दर्दनाक विषय है ये, क्योंकि हम सब बंगाल में रहते हैं, बंगाल का खाते हैं, बंगाल की मिट्टी में हम हैं बसे हुए।
और कई लोग तो हम लोगों में से कई लोग तो पीढ़ियों से बंगाल में रह रहे हैं। एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हमारे आने वाली संतति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में नुसरत जी? देखिए नेवर जी, सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ बात बंगाल तक ही नहीं महदूद है, सीमित नहीं है बंगाल तक, पूरे देश का ये हाल हुआ हुआ है। इस बंगाल के साथ साथ आप अभी इसके साथ ही आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का मामला देख लीजिए, जोधपुर का देख लीजिए, पहले निर्भया का देख लीजिए, आसिफा का देख लीजिए। तो इन सब का कारण क्या है ये तो बाद में बात होगी, पहले ये कि बंगाल कितना सेफ। मैं समझती हूँ कि अगर हम उन जगहों को भी देखें और बंगाल को भी देखें तो ये कैसे कह लें थोड़ी देर के लिए कि बंगाल सेफ है। अगर बंगाल सेफ है तो इस तरह के कांड कैसे हुए? पाक स्ट्रीट का वाकया भी आप देख सकते हैं, संदेश खाली देख सकते हैं, नंदीग्राम देख सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के सिलसिले जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न चिन्ह तो है कि कितना सेफ, लेकिन ये कहने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए कि हाँ दूसरों के मुकाबले में अगर कहा जाए तो सेफ है, किसी हद तक सेफ है। वहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह ये आता है कि अगर आपकी दुविधा है, आप कहीं किसी स्थिति इस तरह के हालात से जुड़ गए तो आप क्या करेंगे? आप किसके पास जाएंगे, किससे कहेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते और बंगाल से ताल्लुक रखने के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा मैंने देखा है, जैसे मैंने फेस किया है और जिस तरह के हालात गुजरते हैं, कि हाँ सेफ तो है दूसरे शहरों के मुकाबले में। आप दिल्ली ले लें, बॉम्बे ले लें या दूसरे और शहर ले लें, यहाँ पर कुछ सम्मान तो लेडीज का है। कहीं ना कहीं कभी कभी माँ दुर्गा की बात आ जाती है, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मिट रही हैं। इसके मिटने की वजह यह है कि हमने अपने कल्चर को खत्म कर दिया है। हमने अपने आप को ये समझ लिया है कि अब अगर औरत जो है, अगर कोई महिला जो है, अगर कोई लेडी जो है, अगर फेमिनिज्म की बात करती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, अपने हक की बात करती है, अपने अस्तित्व की बात करती है, तो जब वो इतनी सारी बातें कर सकती है तो अपना बचाव भी वो देखे। ये कहीं ना कहीं एक साइकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम करती है। इंसिडेंट तो होते हैं, होते रहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं, होते रहेंगे, ये कहीं पे भी नहीं रुकते। इसके लिए लॉ है, इसके लिए और सारे तरीके हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कहीं ना कहीं एक साइकी जो मैं समझ रही हूँ कि ये भी काम करती है, वरना इन वायलेंस के पीछे जो दरिंदगी आती है, जो हैवानियत आती है, तो वो कहीं ना कहीं ये साइको ज़रूर काम करता है कि आप अपना जो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, महिला होकर के आप अपना रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, आप अपने पावर को दिखा रहे हैं, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं एक पुरुष होने के नाते। वरना वायलेंस होना, इस तरह के इंसिडेंट होना आम सी बात आप समझ लीजिए। आप तो आज अगर देखें कि हर रोज आप पेपर में अगर देखेंगे तो इस तरह के वाकये से खाली कहीं आपको नहीं मिलेगा, एक ना एक कहीं ना कहीं एक इस तरह का वाकया मिलता ही है। रही बात यहाँ की आरजी कार की, आप सोचिए सिर्फ ये एक मामला नहीं है, सिर्फ एक ये रेप का केस नहीं है, ये कहाँ तक जा करके इस हैवानियत की बात है, इस दरिंदगी की बात है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इतने दिन से आप 9 तारीख से ये वाकया चल रहा है और आज तक उसमें कहीं पे कुछ भी कोई नई बात सामने नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? जबकि आप दिखा रहे हैं, आप पुलिस से सीबीआई तक बात चली गई, कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, लेकिन सारी बात में ठहराव है। एक तरफ एजिटेशन है, एक तरफ लॉ है, एक तरफ गवर्नमेंट है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच ये केस जो है कहाँ जा रहा है? हमें वक्त चाहिए ये सोचने के लिए कि कितने सेफ हैं बंगाल में, बंगाल की महिलाएं किस हद तक सुरक्षित हैं। नुसरत जहाँ जी ने बड़ा अच्छे ढंग से बताया कि ये हाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, पूरे देश का हाल है ये। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, पहले निर्भया कांड हुआ था उसका उदाहरण दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरों के मुकाबले, अन्य राज्यों की जब बात करते हैं उनके मुकाबले बंगाल सेफ लगता है। लेकिन इसमें भी धीरे धीरे इरोजन आ रहा है, पहली वाली बात नहीं है ये। अब सवाल उन्होंने कहा कि जो एक कल्चरल इरोजन आ रहा है उसका ये अस्तित्व लगता है, परिणाम लगता है। और मेनली है कि जब से महिलाएं रेसिस्ट करने लगी हैं, प्रतिरोध करने लगी हैं,
ऐसा नहीं कि सब आप महिलाएं ने हर कोई जो आप कोई गलत काम करे महिला सरेंडर कर, अब प्रतिरोध भी करती हैं। वो ये पुरुष सत्ता है, वो बर्दाश्त कैसे करेगी कि महिला प्रतिरोध कर रही है। अभी तक महिलाएं सरेंडर करती थी, इसलिए भी ये नृशंस कांड होते हैं, एक सबक सिखाने के लिए महिलाओं को। जहाँ तक आरजी कार का सवाल है, ये सिर्फ रेप केस नहीं है, ये केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें, सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जूनियर डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं, यानी पूरे के पूरा समाज का जो उच्च वर्ग है वो सारा का सारा लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके पास समाज की सुरक्षा की ताकतें हैं, जो जिनके पास पावर है समाज की, वो खुद इन्वॉल्व हो गए इसमें। तो जो बोलते हैं रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बंगाल के बारे में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि यहाँ पर पुरानी बात नहीं है, लेकिन ये कह देना कि बंगाल टोटली अनसेफ है पूरे इंडिया में, ऐसी बात भी नहीं है, तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन पहले जो था मामला, उससे इरोजन हुआ है घटना। आइए बात करते हैं हम लोग पारुल गुलाटी जी से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मुख्यतः फैशन इंडस्ट्री से है, मिसेस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं, यानी एकदम माने उस मैदान के बीच में खड़ी हैं। ये सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द चल रही हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, पारुल गुलाटी जी आपका स्वागत है, कि आप बता सकती हैं, आप तो स्पोक्समैन हैं, फैशनेबल महिलाओं की स्पोक्समैन है, प्रगतिशील महिलाओं की स्पोक्समैन है, जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो समाज में एक अच्छा प्रदर्शन करती है, उनकी स्पोक्समैन है आप। आपका व्यक्तिगत क्या अनुभव है इस मामले में, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो नुसरत जी ने कहा कि हाँ अगर बंगाल सुरक्षित नहीं होता तो आज हम लोग सन ऑफ द सॉइल नहीं, हम लोग सब बाहर से आए हैं, आप चारों महिलाएं बाहर से आई हैं, कोई एक पीढ़ी पहले आई है, कोई 2 पीढ़ी पहले आई है, कोई 3 पीढ़ी, मैं भी बाहर से आया हूँ। हम लोग क्यों आए बंगाल में? इसीलिए आए कि बंगाल सेफ है, शिक्षित है, यहाँ के लोग भद्र लोग हैं, यहाँ पर रह करके हम जीवन को अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ के नाट्य शिल्पी, यहाँ के बहुत बड़े बुद्धिजीवी, यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर, सबके तरह के लोग यहाँ पर, इस बंगाल की धरती एक प्रेरक धरती है। यहाँ अगर कुछ गलत काम होता है तो सबके लिए शर्म की बात है, हम सबके, हमारे आने वाले संतति के लिए शर्म की बात है। तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे बहुत संक्षेप में पारुल गुलाटी जी? देखिए, आरजी कर में जो हुआ है वो तो सबको पता है और वो बहुत ही खराब हुआ है, वो मैं भी मानती हूँ, वो सभी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब चीज़ें जो आजकल हो रही हैं बहुत खराब हो रही है। बट पर्सनली मैं ये जानती हूँ कि हम लोग जैसे जिस फील्ड के हैं, हमारे यहाँ पर हम लोग बहुत सेफ हैं, और अगर हम सेफ नहीं होते तो हम इस फील्ड में आगे काम नहीं कर रहे होते। हम जो महिलाएं हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पे महसूस करती हैं, आराम से हम यहाँ पे काम करते हैं, और हमारे साथ हम लोग तो कितनी सारी लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं, सब मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं। ये जो कांड हुआ है, मेरे को जो लगता है कि इसमें क्या हो रहा है कि ये एक साइकोलॉजी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनके कारण जो आजकल ये सारा मोबाइल एंड टीवी, ये सब चीज़ों पे जो दिखाया जा रहा है, लोग बहुत सारा वो सब देख के वो सब सीख रहे हैं जो गलत है, और वही सब चीज़ें कर रहे हैं। नहीं तो क्राइम तो पहले भी हो रहे थे, क्राइम आज भी हो रहे थे, लेकिन दोनों के क्राइम में फ़र्क ये हो रहा है कि आज जो क्राइम कर रहे हैं ना, वो उसमें दरिंदगी नज़र आ रही है, जो कि सही नहीं है, जो बहुत ही अजीब तरीके की है। रेप केसेस पहले भी बहुत होते थे, आज भी बहुत होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बंगाल में देखा जाए बाकी मुकाबले, बाकी जितने भी राज्य हैं उनके मुकाबले बंगाल बहुत सेफ रहा है। कुछ केसेस के कारण हम बोलेंगे कि बंगाल अनसेफ है, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप देखिए दिल्ली के केसेस देखिए, बाकी जगह के केसेस देखिए, बहुत जगह में केसेस हो रहे हैं। बहुत जगह लगता है कि हाँ शायद महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, शायद ये चीज़ हो रही होगी, बट मैं इस फील्ड की होकर ये आपको बताती हूँ कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में वी आर ऑल सेफ। कुछ मामले होते हैं जो ठीक है वो हो जाते हैं, उनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है। अब किसी ने कर लिया, अब उनके ही उसके हॉस्पिटल के अंदर आके ये काम किया गया है, किसी के घर में ये सब चीज़ें होती हैं। अब उसके लिए तो आप पूरे समाज को या पूरी वो जो होता है आपका सिटी को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग को शुरू से ही ये सब चीज़ों के लिए बात करनी पड़ेगी। शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेगी, खासकर बच्चे जो हैं, जेंट्स और लेडीज़ जो दोनों ही होते हैं किड्स में,
उन दोनों को ही हम मोस्टली बोलते हैं कि बेटी को समझा देते हैं कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना, बट बेटों को हम नहीं बोलते हैं कि भाई औरत की इज्जत करना तुम्हें आना चाहिए। ये सब चीज़ें हम नहीं सिखाते हैं, ये सब चीज़ें हमें सिखानी चाहिए, ये सब चीज़ें उनको आनी चाहिए दिमाग में कि औरत की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपकी गर्लफ्रेंड भी है तो उसकी इज्जत करो, वो किसी और की भी बहन है तो उसके साथ आप गलत करने का भी मत सोचो, आप ये सब चीज़ें देखो। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें अगर हम उनके दिमाग में डालेंगे, हम अच्छी सोच डालेंगे तो शायद समाज भी धीरे धीरे चेंज होगा और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये ज़्यादातर नहीं होंगी। लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी, उसको चेंज करने के लिए हम लोग सबको एकजुट होकर करना चाहिए। और इसके लिए जो ये सब इस तरह के केसेस होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत सख्त कोई कानून बनाना चाहिए, जिससे हम लोग, जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में एक डर बैठ जाए कि नहीं, हम अगर ऐसा कुछ करेंगे और हम पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ कितना कुछ गलत हो सकता है, हमें कितना गलत वो, मतलब कितना सख्त हम लोग के ऊपर वो करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। मेरा बस यही मानना है। गुलाटी जी ने कहा कि पहले दरिंदगी नहीं होती थी, पहले भी रेप होते थे, बंगाल में भी बाहर भी, लेकिन जो अब दरिंदगी या माने हैवानियत जो हो रही है, माने जानवर से भी बुरा बर्ताव जो कुछ लोग करते हैं, वैसी पहले बात नहीं थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं, चूँकि हम ऐसी इंडस्ट्री है हमारी जो सबसे ज़्यादा एक्सेस है जिनका इस तरह के क्राइम के लिए, हम कह सकते हैं कि ये हम अभी भी सेफ हैं कंपैरेटिवली। दिल्ली, बम्बई और दूसरे जो जगह हैं उनके कंपनी सेफ हैं उनमें। लेकिन अब जो घर के अंदर वायलेंस हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? घर के अंदर, फ्लैट के अंदर जो वायलेंस होता है, जो बड़े घरों में हो रहे हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। एक उन्होंने 2-3 सजेशन दी कि आज हम अपने बेटों को नहीं बताते हैं, बेटी को तो बोलेंगे ऐसा मत पहनो, कपड़े अच्छे पहनो, वो बेटों को नहीं बताते कि तुम सभ्यता से बसो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है तो गर्लफ्रेंड भी अगर किसी की बहन है, किसी परिवार के सदस्य है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मुझे सिखानी चाहिए लोगों को भी। और ये जो मेंटेलिटी जब तक हम बदलेंगे नहीं, और कुछ कानून और मेंटेलिटी दोनों एक साथ होना चाहिए। कानून भी सख्त कानून होना चाहिए, जिसकी आवाज़ उठी है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा ये सख्त कानून होना चाहिए, और साथ साथ एक मेंटेलिटी चेंज। ये बहुत लंबा मामला है मेंटेलिटी चेंज का। ये भी मेंटेलिटी, जब तक मानसिकता हमारी नहीं बदलेगी, हम मानसिकता उसी जानवर, उसी पार्श्विक मानसिकता, उसी हैवानियत मानसिकता रहेगी, तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये कहना है मैडम गुलाटी का, जो फैशन इंडस्ट्री की महिला है। इस प्रकार हमने एक मीडिया पर्सन से बात की, एक फैशन इंडस्ट्री की महिला से बात की, हम बाकी हमारे अन्य प्रतिभागियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन समय हो गया ब्रेक का। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कितनी सुरक्षित है बंगाल में महिलाएं। अभी ब्रेक में जाने के पहले पारुल गुलाटी जी ने और उसके पहले नुसरत जहाँ ने बहुत सी बातें हमारे सामने रखी, जिनको आपने सुनी। अब हम बात करते हैं पूर्णिमा कोठारी जी से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाटकों में भी भाग लेती हैं। और एक बात आपको बता दूं कि यहाँ से जो अयोध्या में कांड हुआ था, जहाँ से 2 लड़के यहाँ से गए थे और उन दोनों को गोली लग गई थी, मर गए थे, शहीद हो गए थे वो, राम और शरद कोठारी, उनकी ये बड़ी बहन है। एक ऐसे परिवार से भी आते हैं जिसने कि एक शहादत दी है, अपने किसी कौम का कौज के लिए शहादत दी है, तो ऐसे भी इनका दर्जा बहुत महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने सबकी बात सुनी, चूँकि आप नाटकों में भाग लेते, भले ही शौक से लेते हो, लेकिन नाटक भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप समाज में क्या हो रहा है वो दर्शाती है, चाहे वो पौराणिक नाटक हो। उद्देश्य क्या होता है नाटक करने का, फिल्म का, हम समाज को रिफ्लेक्ट करें, समाज को दिखाएं। तो आपकी अपनी जिम्मेवारी भी है, और एक महिला होकर आप महसूस भी करती हैं। आप क्या सोचती हैं सारे कांड के बारे में, जो राजीकार कांड हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में, जो आज महिलाओं की सेफ्टी, आप भी मेरे ख्याल से बचपन से कलकत्ते में रह रही हैं, तो इतने साल हो गए, आपको क्या लग रहा है कलकत्ते बारे में अनुभव आपका? आती है, जाती है, रात में भी आती होंगी, जाती होंगी, क्या अनुभव आपके बारे में? धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये महिला सुरक्षा का जो मामला है, ये सिर्फ बंगाल नहीं, ये पूरे भारत में ही देखा जाना चाहिए। महिलाएं अगर सुरक्षित हैं तो वो भारतवर्ष में सुरक्षित है, और अगर असुरक्षित है तो वो पूरे भारतवर्ष में असुरक्षित है। सबसे पहले तो
इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो संस्कृति और संस्कारों का ह्रास हमें दिखाई दे रहा है। आज पहले जैसे हमारे जॉइंट फैमिली होती थी, बड़े परिवार होते थे, वहाँ बच्चों का जब भरण पोषण पालन पोषण होता था तो उन्हें बचपन से एक दूसरे की इज्जत करना सिखाया जाता था। पर आज के दिन में छोटा परिवार होता जा रहा है, फ्लैट में सिमटते लोग होते जा रहे हैं, और जब वो छोटा परिवार होता है तो बच्चों को भी सिर्फ अपने स्वार्थ तक केंद्रित कर दिया जाता है। तुम सिर्फ अपना देखो, तुमको और किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपना सोचो, अपना करो, वो वाली शिक्षा दी जा रही है, जिसका परिणाम आगे जाके मुझे ये लगता है कि वो माता पिता तक भी इफेक्ट कर जाता है, जब बच्चे अपना देखने के चक्कर में अपने माता पिता को भी कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे बीच में संस्कारों का ह्रास होता जा रहा है, ये असर ही कहीं ना कहीं आप बाकी चरित्रों में भी देखेंगे। मैं सबसे पहले तो ये भी कहना चाहूँगी कि हमें नारी मुक्ति का एक जो नारा दिया गया था, वो नारी मुक्ति का नहीं होकर नारी शक्ति का नारा होना चाहिए था। आज हमारे घर की बच्चियां जो है वो कोई फूल कुमारी नहीं होनी चाहिए, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने सामने आने वाले हर मुश्किलों का सामना कर सके। आज अगर हमने लड़कियों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम किया है तो हमें उनको अपने शारीरिक बल पर भी ध्यान देना सिखाना चाहिए। उन्हें भी अपनी रक्षा करना स्वयं को आना चाहिए। उनकी रक्षा के लिए एटम मूवमेंट जिसको बोला जाए, कि अभी आपके सामने कोई दो लोग आके खड़े हो गए और उस समय आपको किसी की मदद मिल जाएगी, जरूरी नहीं है। आपको रात को भी निकलना पड़ेगा, आपको दिन में भी निकलना पड़ेगा। और ये जो मैं कहूँ कि ऐसी जो घटनाएं होती है वो कोई रात और दिन नहीं देखती हैं, वो कोई समय नहीं देखती हैं, वो कहीं भी कभी भी घटित हो सकती है। तो ऐसे में बच्चियों को हमें इतना सशक्त बनाना चाहिए जिससे वो अपने ही सुरक्षा खुद कर सके। दूसरी बात आपने जो मीडिया वाली कही है, मैं इसमें मीडिया की भूमिका का तो सच में मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, किंतु मीडिया की भूमिका धीरे धीरे इसका और पतन कर रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे लगता है कि सेंसर को बहुत लिमिट में कर दिया गया है। पहले थोड़ी सी भी कुछ अगर फिल्में बनती थी, थोड़ा भी वैसा कुछ होता था तो उसमें फटदन ए का निशान लग जाता था, एडल्ट फिल्म है। किंतु आज के दिन में फिल्म के माध्यम से कहूँ या ओटीटी के माध्यम से कहूँ या सोशल मीडिया के माध्यम से कहूँ, मैं कहीं भी जैसे लगता है कि सेंसर बोल के कोई चीज है ही नहीं। वहां पर आपको नेटवर्क में अगर मैं समझूं तो मोबाइल पर आराम से आपको पॉर्न उपलब्ध है, और सॉफ्ट पॉर्न तो हर फिल्म में या ओटीटी में भी आराम से उपलब्ध है। तो इस मीडिया की ये जो भूमिका है, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि मीडिया को, सरकार को भी इस पर सेंसर का एक कड़ी नजर रखते हुए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। पूर्णिमा जी ने कुछ बातें जोड़ी उनके साथ, जो अभी तक हमारे प्रतिभागी बोल चुके हैं, उनके साथ एक दो बातें जोड़ी उन्होंने एक बात तो कहा कि इसको पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना, सिर्फ बंगाल की। अब आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई है, सिर्फ कोई कलकत्ते में कांड होगा, उसका दिल्ली में भी हो सकता है, कलकत्ते में भी हो सकता है। उन्होंने दो तीन बातें बताई कि पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, परिवार बड़ा होता था और हर व्यक्ति एक दूसरे की इज्जत करता था। बच्चों को भी हम प्यार करते थे, बड़े बच्चे बड़ों को इज्जत करते थे, उनको सिखाया नहीं जाता, पाँव छुओ सूझते थे, लेकिन वो सम्मान करते थे, वो स्वतः उनमें आती थी, परिवार के माहौल था ऐसा। अब वो चीज़ नहीं रही। अब इज्जत करना का मामला आपको सिखाना पड़ता है, वो भले ही सीखे न सीखे, आप सिखाते फिर भी सीखते हैं कि नहीं सीखते, हम कह नहीं सकते। और हम आत्म केंद्रित हो जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हमको अपनी ही परवाह। लड़कियों को हम ये तो बताते आर्थिक शक्ति हो रही तुम्हारे में, तुम्हारे साथ अन्याय रहा है, तुम आर्थिक शक्ति अर्जन कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। ये हर लड़की के दिमाग में है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। आज हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से अब उसमें एक चीज़ जोड़ दूँ, हम यहाँ कई बार जो स्टूडेंट्स पास होते हैं उनकी बात करते हैं, 80% लड़कियाँ सीए बन रही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो इसलिए कहेंगी अगर हम फाइनेंशियली सशक्त हो जाएंगे तो सब मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये
बड़ी मरीचिका जैसी ये चीज़ है। ऐसा नहीं, आप शक्ति होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ आपको दे देगी ये कोई ज़रूरी नहीं है उससे। और उन्होंने कहा कि मीडिया की भूमिका भी बड़ी संदेहास्पद है, जैसे आप तो खासकर सोशल मीडिया वगैरह पॉर्न उपलब्ध है आपको, सॉफ्ट पॉर्न, ये पॉर्न आपको बहुत ज़रूरी है घर में, परिवार में, छोटे परिवार हो गए, एक एक फ्लैट हो गया है, तो ये चीज़ें हैं, इनको से दिमाग में एक मानसिकता डेवलप होती है और वो मानसिकता इस तरह की चीज़ में होती है। इसलिए ये जब तक आपको मानसिकता नहीं बदलें, जब तक लड़कियों को आप सिर्फ आर्थिक शक्ति के अलावा उनको सामाजिक शक्ति भी अर्न करनी चाहिए। आज की कोई लड़की प्रिंसिपल नहीं बनना चाहती, आज की कोई लड़की रानी झांसी नहीं बनना चाहती, कोई लड़की इंदिरा गांधी नहीं बनना चाहती, हर लड़की वो क्या नूइस बनना चाहती है। चंदा कोचर, भले वो अरेस्ट हो गई, चंदा कोचर बनना चाहती है, किसी बड़ी कंपनी की सीईओ, मैंने देखा, मैंने बात की लड़कियों से, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ बनना चाहिए मुझे। अब तो करप्शन सिर्फ नहीं, औरतों में भी करप्शन, जो बड़ी हाई पोस्ट पर है, अभी सेबी की जो महिला चेयरमैन बनी उस पर भी करप्शन के चार्ज है। आइए, बड़ा अच्छा कई बातें कही आपने। अब हमने अपने तीनों प्रतिभागियों से बात की, अब हम लास्ट बात करेंगे मनीषा गुप्ता जी से, जो एक सोशल वर्कर है, जो इस बात को झेलती हैं, वो सामाजिक काम करती हैं, उनके पास केसेस आते हैं, आज मेरे पति ने पीटा, आज मेरे पति ने मेरे को बाहर निकाल दिया, परिवार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस तरह के केसेस को अटेंड करती हैं वो, उनको प्रैक्टिकल अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव। आइए मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय कम है, बहुत संक्षेप में क्या अनुभव आपका रहा है, क्या वास्तव में महिलाएं अनसेफ हैं या एक बहुत बड़ा गुब्बारा हो गया है? ये मैटर जो आर्जिकल का मैटर है सर, ये तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, क्योंकि इसमें हैवानियत की जो सीमा है उसको पार कर दिया गया है। और जो घरेलू हिंसा होती है साधारणतर, उसमें देखा जाता है कि वो कमरे के अंदर होता है, बात पेपर तक सीमित हो जाते हैं। पर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, क्योंकि इसमें इस तरह से लड़की के साथ बहुत ही निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या की गई है, उसको उसके सारे शरीर पे चोट है। इस वजह से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, मतलब इंसानियत की जो वो हद को पार कर दिया गया था। तो ये हम लोग हर दिन इस तरह के केसेस में जाते हैं और देखते भी हैं कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हो रही हैं। मैं खुद बंगाल में 19 साल से हूँ, जहाँ तक और प्रतिभागी ने बोला कि यहाँ पर हम सुरक्षा में हैं, तो ये बात से मैं सहमत हूँ। ये बिल्कुल सही है कि बंगाल में जितनी सुरक्षित हम लोग महिलाएं हैं, और किसी शहर में, झारखंड से हूँ, पर मैं वहाँ महसूस नहीं करती थी। पर बंगाल आने के बाद मुझे इस तरह का छूट मिला, इस तरह का रात को 1-1, 2-2 बजे तक हम लोग केस सॉल्व करके आते हैं घर। तो इस तरह का कभी मन में ऐसा भय नहीं आया कि हाँ, कि हम सुरक्षित नहीं हैं। पर कहीं ना कहीं ये आर्जिकल केस को देखकर हमारे अंदर भी थोड़ी इस तरह की भावना आ रही है कि हम बाहर निकले, पता नहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए अनहोनी, या फिर हमारी बच्चियां कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही है, कोचिंग सेंटर्स जा रही हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ना हो। हर वक्त फ़ोन करना, उनकी चिंता होना, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी घटनाएं बंगाल में लगातार हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। पर उस दिन 14 अगस्त को जो हम लोग कैंडल मार्च निकाले, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि देर रात, ये मिडनाइट जो हम लोग कैंडल मार्च निकाले, बहुत सारी महिलाएं रोड पर आकर कैंडल मार्च निकाली। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षित है, तभी महिलाएं रोड पर आई और घर गई अपने सेफली। तो इस तरह से देखा जाए तो बंगाल की स्थिति में हम लोग सुरक्षित हैं, पर कुछ ऐसे केसेस हो जा रहे हैं जिसको मैं मानसिकता बोलूंगी, किसी व्यक्ति खास की मानसिकता की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसका जिम्मेवार मुझे लगता है मोबाइल है, जिसमें बहुत अच्छी चीजें भी है, बहुत बुरी चीजें भी है। और बुरी चीजों को जो अडॉप्ट करते हैं, उस तरह मानसिकता के शिकार होते हैं और इस तरह हैवानियत को पार करके किसी महिला के साथ बर्बरता से उसकी हत्या करते हैं। तो इस तरह का मैटर है। तो आज की डेट में जो मोबाइल पे जो इस तरह की वीडियोस आ रहे हैं, इस पे बैन लगना चाहिए। जो इस पे एक
उस पर विरोध होना चाहिए इसका, ताकि कोई भी फट से मोबाइल खोल के कुछ भी देख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी एक अच्छा संस्कार देना चाहिए, पारिवारिक परिवेश ऐसा होना चाहिए जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत हो गया, अभी बेटा समझाओ चलना चाहिए अभियान, ताकि हम बेटा को समझाएं कि महिलाओं की इज्जत करो और सम्मान करो। ये बचपन से उनके मन में ये विचार आना चाहिए, तभी हो सकता है थोड़ा ये समाज सुधरे। थैंक यू नेबर जी। मनीषा जी का कहना है कि कुछ ये इस सारे मामले को कुछ ज़्यादा ब्लो अप किया गया है। हालांकि ये बहुत घृणित कांड हुआ जो भी हुआ है, लेकिन इसको ब्लो अप ज़्यादा किया गया है। और मैं 19 साल से बंगाल में हूँ, मेरा अनुभव है कि यहाँ सेफ है, लेकिन ये जो कांड हुआ है कांड हुआ उसके कई कारण हैं। उन्होंने 2-3 बात बताई कि मोबाइल इसकी सबसे बड़ी जननी जो है वो मोबाइल है। मोबाइल में इतनी चीज़ें आ गई हैं जो लोगों को बुरी रास्ते में लाती हो, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों। ये सारी बातें हुई हैं। अब उन्हें एक बेटा को समझाने वाली बात भी आनी चाहिए कि बेटे को समझाओ। सिर्फ बेटों को गाड़ी दे दी आपने, बाड़ी दे दी, पैसा दे दिया, उन्हीं बेटों को एक अच्छा संस्कार दीजिए ताकि बेटा इज्जत करे। लेकिन मुश्किल ये कि जो इस तरह गलत काम करते हैं वो माँ बाप की भी कहाँ तक सुनेंगे। माँ बाप को डर भी लगता है उनसे कि वो क्या समझाएंगे उन माँ बाप को। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं कई परिवारों में बातों से बेटा को समझाना ही मुश्किल है। वो बेटा तो फटकार देगा बाप को, आपको क्या मालूम है, आपने कितना पढ़ा है। मैं तो पढ़ा हूँ, बेटा कमा रहा है, बाप ने उतना नहीं कमाया, बेटा ने 2 नंबर से पैसा कमा लिया तो पावरफुल हो गया। ये सारी बहुत सी बातें हैं। इस तरह से हमने अपने चारों प्रतिभागियों से बात की। हम कुछ और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे इन्हीं से। अभी लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कितनी सुरक्षित है बंगाल में महिलाएं। और अभी हमारे चारों प्रतिभागियों ने, नुसरत जहां जी ने, पारुल गुलाटी जी ने, पूर्णिमा कोठारी जी ने और मनीषा गुप्ता ने अपनी अपनी बातें कही। उसमें बहुत बातें सिमिलर भी थी, कुछ अलग भी थी बातें। उन्होंने समस्या के समाधान की वो भी कई बातें कही। इनके कुछ 1-2 बिंदु हम उनसे भी बात करेंगे। और भी नुसरत जहां जी, आपका फिर से स्वागत है। हम एक से जानना चाहते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं, प्रोवोक करती हैं, इसलिए ऐसा केस होता है, इस तरह की बातें आती हैं। उसके कपड़े को लेकर के, उसके खाने को लेकर के, उसके पढ़ने को लेकर के। तो शिक्षा भी प्रसार पहले से बहुत बढ़ा है प्रसार शिक्षा का। आज एक लड़की ग्रेजुएट करती है, आम बात है, नहीं करती थी, एडवोकेट बनती है, डॉक्टर्स भी बनती है। तो ये इन सबको समाज में शिक्षा भी बढ़ रही है, मैंने प्रभाव भी बढ़ रहा है, फिर भी क्यों इस तरह के केस हो रहे हैं? क्या तह में क्या है? बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे 2 मिनट में आपसे। देखिए, यही सवाल मेरे जहन में भी अभी आ रहा था और बार बार आ रहा था। मैं ये सोच रही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक अलग चीज़ है। आप मुझे बताइए, आजकल बच्चियां स्कूल जा रही हैं, वहाँ सुरक्षित नहीं है, कॉलेज जा रही हैं, वहाँ सुरक्षित नहीं है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में सुरक्षित नहीं है। मैं कहती हूँ सुरक्षित नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सी बातें नहीं सामने आ पाती हैं, लेकिन ये जो कांड आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं कुछ बातें जो आप देखते रहते हैं, स्कूल में बच्चियों के साथ रेप होते हैं, उनके साथ गलत काम किए जाते हैं, कॉलेजेस का भी यही हाल है, कॉरपोरेट वर्ल्ड का भी यही हाल है। बात ये है कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, और जब हम इस 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे पास वो नई टेक्नोलॉजी भी है। इस नई टेक्नोलॉजी के रहते हुए अगर आप आरजी कार की सिर्फ बात करते हैं, मैं डोमेस्टिक वायलेंस को बिल्कुल अलग करके बात करती हूँ। यहाँ पर एक महिला है, पढ़ी लिखी है, आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं वो एक अलग बात है। यहाँ पर बात आती है कि जिसको पकड़ा गया है संजय राय को, वो सिविक वॉलंटियर है, वो किसी हाई सोसाइटी का लड़का नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ एक प्रश्न चिन्ह ये आता है कि उसका और इस पूरे मामले से जो ताल्लुक है वो हमारी सोसाइटी से ताल्लुक रखता है, हमारी मेंटालिटी से ताल्लुक रखता है, हमारी साइकी से ताल्लुक रखता है, किस चीज से ताल्लुक रखता है, हम कहाँ सुरक्षित हैं। वो तो एक डॉक्टर थी, इंटर्न कर रही थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। तो ये तमाम चीजें अगर हम उस वायलेंस को, डोमेस्टिक को बिल्कुल अलग करके देखें, हमें ये देखना है कि क्या हमें इस सेफ्टी के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि हम बच्चे को ये सिखाएं कि तुम अपने अंदर वो बल पैदा करो कि तुम रेजिस्ट कर सको। नहीं, क्या उसने रेजिस्ट नहीं किया होगा? क्या उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? सब कुछ की होगी।
मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी सेफ्टी, चाहे हम बंगाल में रहें या कहीं पे भी रहें, हमारी सेफ्टी के लिए क्या क्या इंतजाम हो सकते हैं। हाँ, आप ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ अभी हमारी मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने, रात की सेफ्टी के लिए उन्होंने एक ऐप तैयार किया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी दीदी जो है, मुख्यमंत्री जो है, ये सेफ्टी के तरीके जो है हमारे उस इंस्टीट्यूशन से भी जोड़ दे, उस तरीके को, उस ऐप को वहाँ पे भी लगा दे। तो ये जो बच्चियों का हो या महिलाओं का है, ये जो डर है कहीं ना कहीं कि मैं सेफ हूं कि नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा, मैं निकलूं कि नहीं निकलूं, मैं 12 बजे निकलूं कि नहीं निकलूं, मुझे सोचना पड़ेगा। आप गाड़ी में 12 बजे रात को तो बड़े आराम से जा सकते हैं, आप रास्ते में 12 बजे रात को अकेले चल गए, देखिए डर तो रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कुछ सुविधाएं हैं, उसको लेके चल रहे हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ, वी कैन से हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये भी कहूंगी कि बंगाल में अभी भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं कि नहीं है। इस पर दीदी क्या कर सकती हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके बारे में भी हमारा जानना जरूरी है। लेकिन ये भी कहूंगी कि दूसरे शहरों के मुकाबले में बंगाल में हम सुरक्षित हैं। आइए पारुल गुलाटी जी, आपसे मैं एक दो बातें पूछूंगा कि आप तो फैशन इंडस्ट्री में हैं, एक लड़की फैशन क्यों करती है, किसको अट्रैक्ट करने के लिए करती है? कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने बॉस को, जनरल में लोगों को, कि मैं जहां भी जाऊं लोग मेरी तरफ देखें, यही तो है उसका। और फिर जब देख लेता है और कुछ हो जाती है तो फिर वो लड़की कर लेती है। आपको कैसे लगता है ये, इस चीज़ को कैसे आकर, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। कैसा है कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, फैशन इंडस्ट्री में, तो हमें तो तैयार होकर रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे फेस की एक वैल्यू होती है। अब ये हम उनके लिए नहीं, हम अपने लिए भी करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है ना, औरतें अपने लिए भी करती है, जिसको मान लिया जाता है कि शायद वो सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए कर रही हैं। आज हम प्लेन फेस में रहेंगे तो हमें कोई भी ऐड नहीं मिलेगी, हमें कोई काम नहीं मिलेगा। अगर हम मेकअप करके जाएंगे, तैयार होके जाते हैं, बोलते हैं ना, जैसे आप प्रेजेंट करोगे अपने आप को, आपको काम भी मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता वी आर अवेलेबल। अगर हम छोटे कपड़े पहनकर रह रहे हैं, वो हमारी मर्जी है, हम चाहते हैं, हम पहन रहे हैं। आज मैं यहाँ पर आने वाली थी, मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला, तुम स्ट्रैप वाला ब्लाउज क्यों पहन के जा रही हो, क्योंकि तुम इस मंच पे जा रही हो। मुझे बड़ा अजीब लगा कि कपड़ों से क्या मतलब है। हम कपड़े अपनी मर्जी से पहनना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, हमें अपनी मर्जी से जीने दो। क्या किसी लड़के को ये चीज़ बोली जाएगी कि आप ऐसा मत करो, या ये कपड़े मत पहनो, या ये चीज़ मत करो? कपड़ों से उससे मिला दिया जाता है। हम कहीं पर तैयार होके जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई आप रेडी होकर, जैसे आपने एक बार के लिए बोला कि हाँ आप शायद उसके लिए, बट हम अपने लिए भी कुछ चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमें भी काम करना होता है। और हमारी ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में हमें तैयार होकर रहना पड़ता है। हम अपनी क्लासेस भी देते हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि बी रेडी योरसेल्फ। कब कहाँ आपको कौन सा मौका मिल जाएगा, कौन सा डायरेक्टर आपको मूवी के लिए कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके बाद का जो सीन है उसके लिए भी हम बोलते हैं बी रेडी योरसेल्फ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पूरे इंडिया में होती है, ऐसा नहीं है कि कोलकाता में होती है, बहुत जगह पे होती है, बट वो सेफ्टी हमारे हाथ में भी काफ़ी हद तक होती है। और अगर आप चाहो तो किसी की मजाल नहीं होती कि कोई आपको हाथ लगा दे। रेप केस इज डिफरेंट थिंग, कि वो आपके वहाँ पर आके आपके ऊपर पूरा हावी हो जाना, या वो वैसी सिचुएशन आ जाना, वो एक अलग चीज़ होती है। बट अनलेस अगर हम भी चाहें इस इंडस्ट्री में, जैसे जिसकी मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, जब तक हम ना चाहे कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में भी काफ़ी हद तक होती है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने छोटे कपड़े पहने हैं या आपने बड़े कपड़े पहने हैं। बाकी कहीं पे भी कुछ हो सकता है, वो आप नहीं बोल सकते, और वो तो सामने वाले के ऊपर, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। 4 आदमी आपके सामने आ जाएंगे, आप अपनी सेफ्टी कैसे कर पाओगे? 4 लोगों से लड़ना तो आपने नहीं सीखा होगा, और इतने हट्टे कट्टे लोगों से लड़ना, और उस समय उस सिचुएशन में क्या आप कर पाओगे, उस समय दिमाग का आपके काम करना, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोलना बहुत आसान होता है कि सेल्फ डिफेंस करने से हम शायद बच जाएंगे, हम शायद थोड़ा बच पाएंगे, लेकिन 4-5 लोग अगर आपके सामने आ जाए और आपके हाथ पाँव पकड़ लिए जाएं तो आप भी बेबस हो जाओगे, आप उस समय कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कोलकाता सेफ है, ये चीज़ें मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको जल्दी से सुनने को भी नहीं मिलेंगी, करने को भी नहीं, देखने को भी नहीं मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है लेकिन बताऊंगी। मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया मोस्टली घूमी हुई हूँ। सिर्फ एक कोलकाता में मैंने देखा है कि ऑटो रिक्शा जब चलते हैं तो ड्राइवर के बगल में लेडीज बैठती है, और एक नहीं कई बार 2 जन बैठते हैं, आगे 2 जन अलाउ होते हैं बैठने के लिए। अगर वो सेफ नहीं होता तो रात के 11 बजे भी क्या ऑटो वाले के बगल में कोई लेडी या कोई बच्ची बैठती?
दिन दहाड़े भी क्या कोई बच्ची वहां बैठती, सेफ है तभी बैठ पा रहे हैं ना। और ये पूरे कैलकाटा में ही है, मतलब वेस्ट बंगाल में है, पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है कि ड्राइवर के बगल में, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बगल में कोई लेडी या कोई भी जन बैठता हो, सिर्फ कोलकाता में है। तो ये एक छोटा सा है कि हाँ भी सेफ हैं तभी बैठे, तभी हमारी छोटी बच्चियां भी स्कूल से आते हुए ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है, आगे जगह मिलती है तो आगे ही बैठ जाती है। तो ये जहां तक है सेफ्टी। दूसरा आता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में पूरा कोलकाता सजा होता है, सब लोग बाहर रहते हैं, अकेले लड़कियां लड़के सब घूम रहे होते हैं। और ये नहीं कि सब जगह सिक्योरिटी होती है, सब जगह पुलिस होती है, गली गली में लाइटें भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आपको जल्दी करके कोई केस सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रूफ करता है कि वी आर सेफ, वी आर सेफ। बिल्कुल ठीक। आपने पारुल गुलाटी जी आपने कहा कि देखिए इस तरह ये इम्प्रेशन लगा लेना कि बंगाल में सेफ्टी खत्म, ऐसी गलत बात है। उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया कि एक इसमें ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के बगल में भी लड़की बैठती है और सेफली पहुंचा देता है ड्राइवर, और एक रिजनेबल पैसे के साथ। तो इससे ये कहना कि सेफ्टी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये समस्या तो है, इस समस्या को समाधान हमको करना चाहिए। लेकिन कुल मिला करके उन्होंने कहा कि सड़क में जाने में नॉर्मल डेज में या इवन शाम को रात में भी ऐसी कोई वारदात नहीं है। हजारों लड़कियां जाती हैं अपने काम से, लौटती हैं, घर लौटती हैं, घर से वहाँ जाती हैं, बहुत कोई एक्सेप्शनल है। लेकिन इस तरह की जो वायलेंस अंदर में जो होते हैं, मकान के अंदर, फ्लैट के अंदर, जहाँ पर जो एक वो लड़की जो आरजी कार लड़की तो एजुकेटेड लड़की थी, डॉक्टर थी, इंटर्न कर रही थी वो, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे आप रोक सकते हैं उसको? वो तो ओनली गवर्नमेंट और सरकार की ही रोक सकती है उसको, ये कहना है पारुल गुलाटी। इसलिए हमने नुसरत जहाँ जी से, पारुल गुलाटी से कुछ और बिंदुओं पर बातचीत की। हम बाकी प्रतिभागियों से बात करेंगे। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कितनी सुरक्षित महिलाएं हैं बंगाल में। और अभी ब्रेक में जाने के पहले हमने पारुल गुलाटी जी से और नुसरत जहाँ जी से बात की। आइए हम बात करते हैं पूर्णिमा कोठारी। ये आप सारी बात सुन करके, आपकी बहन होंगी या घर में परिवार में होंगी, क्या आपको लगा कि आपको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए या इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं? ऐसी बात नहीं है, फिर भी लोगों को कॉन्शियस, क्या आपको क्या कंक्लूजन निकालेंगे सारी बात को लेकर के? नेवर जी, मैं भी एक 24 साल की लड़की की माँ हूँ। हाँ। और माँओं की तरह मुझे भी अपनी बच्ची की सुरक्षा की हमेशा फिक्र रहती है। उसके लिए उसको तो अवेयर करती हूँ कि तुम हमेशा अपने नाक कान खुले रखो, पर कहीं ना कहीं इसमें एक प्रशासनिक जो भूमिका है वो भी सशक्त होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। आज इस केस में अगर आप आरजीकर के पर्टिकुलर केस में देखें तो वहाँ पर क्राइम सीन हुआ, पर क्राइम सीन होने के बाद वो जहाँ क्राइम हुआ उस जगह की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पाई और पूरे एविडेंस को खत्म कर दिया गया। ये एक चीज जो देखने में आई है कि आज इतने दिन होने के बावजूद 9 अगस्त को ये घटना हुई थी और उस घटना के बाद आज इतने दिनों बाद भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और अपराधी अभी भी कहीं ना कहीं कानून के चंगुल से दूर हैं। इस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो कहीं ना कहीं इसमें नॉन एफिशिएंसी देखी जाती है प्रशासन की, पुलिस की, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की। क्यों वो आज तक उस पूरी घटना दुर्घटना के एविडेंस नहीं जुटा पाए? कहीं ना कहीं ये बातें तो हैं ही, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं राजनीतिक संरक्षण भी एक तरीके से आड़े आ रहा है। पूरे केस को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोषी जो है वो किसी राजनीतिक संरक्षण में पीछे उनको बैकिंग मिल रही है। तो ऐसे घटना जिसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें मैं मुख्यमंत्री का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने सामने आके और ये डिमांड की है कि महिला सुरक्षा का और सशक्त किया जाए, कानून और सशक्त किया जाए। पर इसके लिए मैं ये भी एक निवेदन करूंगी मुख्यमंत्री से कि वो इसमें स्वयं आगे आए, क्योंकि वो एक स्वयं महिला है और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी भूमिका और ज्यादा प्रखर होनी चाहिए ऐसे केसेस में। तो मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री स्वयं आगे आके और इस पर कुछ कड़े एक्शन ले,
तो अब प्रशासन अगर चुस्त रहेगा तो ऑब्वियसली ऐसे मामले अपने आप में कम हो जाएंगे, लोगों में प्रशासन का डर होगा और वो डर जो है वो इस क्राइम को रोकने में कुछ न कुछ तो मदद करेगा। आइए मनीषा जी, आप समझ लीजिए पूरा केस आपके पास में है, सारी बातें सुन ली आपने, आप क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? आप तो सोशल वर्कर हैं, जाती हैं, एक्शन लेती हैं, सजेशन देती हैं गवर्नमेंट को, संक्षेप में बताइए। जैसा कि आर्जिकल केस को लेकर पूरा देश गुस्से में है, तो ऑब्वियस है कि मैं भी गुस्से में ही होंगी। और इस ऐसी एक महिला के साथ जब घटना होती है तो इंस्टेंटली उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब मोमबत्ती जलाने से नहीं होगा, ऐसे रेपिस्ट को हमें भरे चौराहे में जला देना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि लोगों में भय पैदा हो और कोई भी ऐसा भावना लाने से पहले 10 बार सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मेरी यही गुजारिश है प्रशासन से, बंगाल सरकार से, और सीबीआई के पास भी केस है तो सीबीआई और जो भी है इसमें इन्वॉल्व, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इंस्टेंटली इसके जो है फैसला लिया जाए और गुनहगार को सजा मिलना चाहिए। थैंक यू सर। कितनी सुरक्षित है महिलाएं बंगाल में, इस बहुत ही संवेदनशील विषय पर, आज के मौजू और आज के सबसे ज्वलंत विषय पर हमने बातचीत की। 4 क्षेत्रों की महिलाएं ने भाग लिया और बेबाक उन्होंने बात की, और सिर्फ समस्या पर बात ही नहीं की बल्कि उन्होंने सुझाव भी दिए कि इस स्थिति में क्या हो सकता है। एक बात जरूर आई, लोगों ने कहा कि ये एक कांड से ये समझ लेना या इस आप निर्णय पर पहुँचे कि साहब बंगाल टोटल अनसेफ हो गया है, इस निष्कर्ष पर पहुँचे, ये गलत होगा। कंपैरेटिवली तुलनात्मक बंगाल आज भी सेफ है, लेकिन इस तरह के कांड है आदमी डिस्टर्ब होता है उससे, उसे पूरी फिजा में एक जहर घुलता है। और प्रशासन और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कानून तो बनाए ही, साथ ही लोगों की मानसिकता को बदलने की भी चेष्टा करे और इसको ज़्यादा ब्लो अप नहीं किया जाए, जिस ढंग से कुछ मीडिया और कुछ राजनीतिक दल ब्लो अप कर रहे हैं, ये दिखाने की चेष्टा करते हैं कि बंगाल टोटल अनसेफ हो गया है। वो भी मोमबत्ती निकालते हैं, उनके घर की औरतें जाती हैं बाहर में, ऐसा कहीं कोई ऐसा नहीं है, यहाँ स्टेशनों पे भी जाती हैं, ट्रेन से भी जाती हैं, बसों से भी जाती हैं। इस तरह का वातावरण बना करके हम अपने जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, किसी काम से जाती हैं, उनको उनके मन में डर पैदा होता है, वो नहीं करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन उपाय खोजने चाहिए। ये जो भी कांड हुआ है ये बहुत भयंकर कांड हुआ है, एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में कांड हुआ है, और ये सिर्फ कोई रेप का मामला नहीं है, सिर्फ होता है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज, इसके पीछे कोई रैकेट भी हो सकता है, इसके पीछे कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं। इन पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच कर रही है, हमको भरोसा है कि सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। हम बहुत आभारी हैं नुसरत जहां के, पारुल गुलाटी जी के, पूर्णिमा कोठारी के और मनीषा गुप्ता के, जिन्होंने इस बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्वलंतशील विषय पर अपनी बेबाक बात रखी, अपने सुझाव भी दिए। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हों, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, ईमेल का पता है response@tazatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।